सदन में अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक है धरातल पे अन्याय होगा। जो आदिवासी शहर में जाके डंक की चप्पल खरीद के नहीं ला सकता, उस आदिवासी के पास आधुनिक हथियार कहां से आ रहा है? इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? क्या होती है? उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC ST OBC के अन्याय के बाद क्यों नहीं सुनना चाहता? आपने अग्निवीर के अंदर देश को झोंक दिया, पैरामिलिट्री को झोंकने जा रहे हो। मुझे लग रहा है नक्सलवाद तो खत्म हो जाएगा। कोई नया बेरोजगार तंग आके नौजवान नया वाद खड़ा नहीं करते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सरकारों की पनाह से पनपने वाले उद्योगपतियों से जल जंगल जमीन की रक्षा कलम और कागज से करनी है और हम करेंगे ये चीज। आपने 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी घाव से जमींदारों के आतंक के खिलाफ चले आंदोलन से नक्सलवाद की शुरुआत देश में एक बड़ा विकराल रूप धारण कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 31 मार्च 2026 को देश में नक्सलवाद मुक्त करने का दावा किया, उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम बताना चाहेंगे, आज नक्सलवाद उन्मूलन की चर्चा हो रही है। इस सदन के अंदर आदिवासी रिजर्व सीट से 47 सांसद आते हैं, 47। भाजपा की तरफ से कितने आदिवासी सांसदों को बोलने का अवसर मिला है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आज यही दिख रहा है कि किस तरह से उन्मूलन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विस्थापित हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन कितने लोगों को अवसर दिया इन लोगों ने? यही पता चल रहा है कि किस तरह का अन्याय किया जा रहा है। सदन में अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक है धरातल पे अन्याय होगा। कौन है मैम? मेरी पार्टी आदिवासी पार्टी, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं। हम समझते हैं ये पीड़ा क्या है। अगर आदिवासियों के अधिकारों की बात करने गए, आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करने गए, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अगर ये नक्सलाइट कौन है, ये नक्सलाइट कहां से? माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, अगर हम लोग आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, कहेंगे नक्सलाइट है। अगर जल जंगल जमीन की बात करने जाएंगे, कहेंगे नक्सलाइट है। ये एक जो आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो उस पे थप्पा लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इन लोगों पे हथियार कहां से आ रहे हैं? जो आदिवासी शहर में जाके डंक की चप्पल खरीद के नहीं ला सकता, उस आदिवासी के पास आधुनिक हथियार कहां से आ रहा है? इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? माननीय सभापति महोदय, अच्छी बात है, हम चाहते हैं खत्म होना चाहिए, लेकिन यही सलमा जुड़ो चला था 2005 से 2011 तक। 2000 के आसपास आदिवासी मारे गए, नक्सलाइट की तरफ से भी मारे गए, सेना की तरफ से भी मारे गए। लगभग उस समय कई जवान शहीद हुए और 1 लाख आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ उस दौरान। आज चलाया जा रहा है। मैं कहूंगा अभी जो वर्तमान में देश में हालात हैं, देश में हालात क्या हैं? कितने लोगों को जमीनों से विस्थापित किया गया है। आजाद हुआ देश तब से लगा के आज तक 22 लाख आदिवासी विकास के नाम की परियोजना की वजह से उनको विस्थापित किया गया। भाजपा सरकार के अंदर 10 लाख आदिवासी 2014 से लगा के 2026 तक 10 लाख आदिवासी परियोजनाओं के नाम से विस्थापित हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, ठीक है, जो आदिवासियों को कलम पकड़ाने की जरूरत थी, आज 15-16 साल के बच्चे हथियार कहां से ला रहे? कौन पहुंचा रहा है उनके पास? कहां से आ रहे हैं ये हथियार? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पूरे देश के आदिवासियों को इस सदन के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से, मुगलों से, जमींदारों से पारंपरिक हथियारों, गुरिल्ला युद्ध की पद्धति से जल जंगल जमीन की रक्षा की। अब हमें इस आजाद भारत में सरकारों की पनाह से पनपने वाले उद्योगपतियों से जल जंगल जमीन की रक्षा कलम और कागज से करनी है और हम करेंगे ये चीज। आज माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये विचार बंदूक के दम पे नहीं, न्याय की दम पे खत्म। जी बिल्कुल, खत्म के साथ न्याय करना है, इनके साथ न्याय ऑनरेबल मेंबर्स, आपकी सहमति हो तो इस चर्चा की समाप्ति तक सभा की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। जी जी माननीय सभापति महोदय, भारती पारदी जी, माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। 2014 तक धन्यवाद सभापति महोदय। जहां कभी गोलियां की गूंज थी वहां विकास के गीत हैं, जहां खौफ की रातें थी वहां। धन्यवाद श्री चंद्रशेखर।
धन्यवाद सभापति जी। नियम 193 के अधीन वामपंथी उग्रवाद पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील विषय है तो बहुत कम समय में बड़ी गंभीरता से मैं अपनी बात को रखूंगा। सभापति जी, हम लोग फूले, साहू, अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के आधार पर चलते हैं। हम लोग बंदूक को सही नहीं मानते और बंदूक का रास्ता सही भी नहीं, क्योंकि अगर कमजोर कभी बंदूक उठाएगा तो उसको कुचलना, उसको मारना आसान हो जाएगा, नक्सली या और तमाम तरह के आरोप लगा के। इसलिए बाबा साहब ने कलम की बात की और कलम को हथियार बताया। सभापति महोदय, मगर सवाल ये है कि 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तो इस देश का जो वंचित वर्ग, SC, ST, OBC, जब 15 अगस्त को आजादी का सवेरा आ गया तो क्या जल, जंगल, जमीन में बंटवारा हुआ? उसको उसका हक अधिकार मिला? अगर उसको जमीन मिल जाती, घर मिल जाता, उसको अवसर मिल जाते तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चलानी पड़ती। सभापति महोदय, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदार, क्योंकि मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसके खुद के ऊपर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा जब मैं अपने लोगों के लिए लड़ने गया, और 2 अप्रैल 2018 को मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पे लगा, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सवाल यह है, नक्सलियों के नाम पे क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड है, हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली कहकर उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, देश की 1/4 आबादी SC, ST, 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC, ST, OBC के अन्याय की आवाज क्यों नहीं सुनना चाहता? कितनी चर्चाएं होती है, आज हालात कितने सारे अलग अलग हैं, लेकिन चर्चा इतने बड़े 25% समाज पे क्यों नहीं होती? 52% OBC पे क्यों नहीं होती? सभापति महोदय, मैं तो मानता हूं, कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं, अगर मैं आना होता मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूं कितनी बार, वरना तो SC, ST के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी बदली है। और एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि जाति व्यवस्था की वजह से एक दलित ने छोड़ दिया नक्सलवाद को, लेकिन सवाल यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये धर्म छोड़ा था क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था खाई है, ऊंच नीच का भाव है। सभापति महोदय, हमारे सम्मानित एक भाजपा के सांसद जवाब दे रहे थे बड़ी चिंता के साथ। सभापति, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो ये कह रहे थे, जवाब देते कि उन्होंने कुछ ब्राह्मण्स के नाम लिए और कहा कि भाई ये इनके मालिक हैं, इनके यहाँ लेबर तो SC, ST है, ये विचारधारा पर आधारित है। तो क्या कहना चाहते थे कि इस देश को तोड़ने की मूवमेंट कौन चला रहा है? जवाब दे। वो बड़ी बात ये है, उन्होंने ट्वीट किया 2 दिन पहले, मैं चाहता था मैं उनको जवाब दूं, उन्होंने आरक्षण को कोसने का काम किया। ये भाजपा की सोच है, जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सभापति महोदय, मैं 1000 से ज्यादा जवानों की जान गई है 2010 से लेकर 23 तक। CRPF के जवान संसद की सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। अभी असिस्टेंट कमांडर अजय मलिक की, उसका पैर उड़ गया, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। हाई सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में थी, सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, फिर उनके फेवर में थी। खत्म करूंगा 30 सेकंड में। सभापति महोदय, फिर भी बिल आ गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या एक CRPF, BSF जो CAPF के हमारे जवान है, क्या उनकी शहादत नहीं है? क्या उनको जो है शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? उनको सभापति सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और अंत में सभापति महोदय, इस देश में जवान शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा मिले, उसको सम्मान भी, लेकिन देश की सुरक्षा करते हैं। हम तो सम्मान करते सेना का। सीवर में सफाई कर्मचारी मरता है, इतने आगे बढ़े हम लोग, उसके बच्चों को भी अपना पेट पालने के लिए कई तरह की मुसीबत गुजरना पड़ता है, कोई नहीं सोचता। सच ये है, इस देश में दलित आदिवासी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे। सरकार उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहती। सरकार नहीं सोचेगी तो फिर से किसी वाद का जन्म हो जाएगा। इसका, इस अन्याय का, ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदय, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदय। जय भीम, जय भारत। अब्दुल राशिद शेख, श्री हनुमान पेनीवाल। सभापति महोदय, आपने सदन के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है वामपंथी उग्रवाद, इस पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।
सब जी, वामपंथी उग्रवाद ने देश के कई राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को वर्षों तक प्रभावित किया। इस समस्या से न केवल हमारे सुरक्षा बलों के अनायक जवानों की जान ली, बल्कि हजारों निर्दोष नागरिकों का शिकार हुए। 16,000 से ज्यादा अटैक और 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी इसके अंदर शहीद हुए। मेरी मांग है कि पैरामिलिट्री के अंदर जितनी भी फोर्सेज हमारी लड़ रही है, अगर वो शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलिट्री की भांति मिलना चाहिए। ये मेरी मांग इन लोगों के लिए रहेगी विशेष रूप से। सौद महोदय, हमारा उद्देश्य केवल नक्सलवाद को, उग्रवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को समाप्त करना है जिनकी वजह से पैदा हो रहा है। सौद महोदय, हम समस्या का गहराई से अन्वेषण कर पाएंगे कि ये केवल एक वैचारिक संघर्ष नहीं, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक कारण भी है। जिन क्षेत्रों में वर्षों तक बुनियादी सुविधाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल का अभाव रहा, जहाँ शासन प्रशासन की पहुंच सीमित रही, जहाँ आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया, वहीं इस प्रकार की विचारधारा को पनपने का अवसर मिला। यह भी एक कटु सत्य है कि कुछ बाहरी तत्व और संगठित नेटवर्क इन कमजोरियों का फायदा उठाकर युवाओं को गुमराह करते हैं और नक्सलवाद और उग्रवाद के अंदर धकेलते हैं। सभापति महोदय, 2007 के अंदर केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं रह गई। 2007 में ये देश के भीतर ऐसे इलाके बन चुके थे जहाँ राज्य का अधिकार सिकुड़ रहा था, जहाँ संविधान कागज पर था, जमीन पर नहीं, जहाँ लोकतंत्र की भाषा मतपत्र नहीं, बंदूक तय करती थी, लाल गलियारा फैल रहा था इस देश के अंदर, राज्य हिचक रहे थे, प्रशासन पीछे हट गया था। तब कौन आगे आया? तब आगे आई सीआरपीएफ, आगे बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आ गई। यही वो बल थे जिन्हें हमने देश ने सबसे कठिन लड़ाई के अंदर बलों को झोंका। फिर 2010 में साल बना देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे काला वर्ष कहा जाना चाहिए। इस वर्ष नक्सल हिंसा अपने चरम पर थी। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में ताड़मेटला 75 सीआरपीएफ के जवान एक साथ शहीद हुए, एक एम्बुश के अंदर शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, आज ये सरकार सीआरपीएफ से बलिदान तो लेती है, लेकिन क्या कभी उसी नैतिक जिम्मेदारी लेती है? एक सुविधाजनक मिथक फैलाया जाता है कि जवान लड़ता है और अधिकारी केवल निर्देश देता है। मैं इस सदन के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा सभापति महोदय, नक्सलवाद की समाप्ति पर चर्चा हो रही, सरकार अपने उपलब्धि की तरह पेश करी, लेकिन देश के अंदर एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, नक्सलवाद समाप्त हुआ है नहीं, ये बात की बात है। पहले आप ये बताइए नक्सलवाद पैदा क्यों हो रहा है? ये देश का नौजवान जानना चाहता है। नक्सलवाद तो आप खत्म कर दोगे, ये सही है, और पहले की सरकार ने प्रयास किया, ऐसा नहीं प्रयास हुआ ही नहीं। और नक्सलवाद आज भी, अभी मैं बात की खबर पढ़ रहा था, सुकमा के अंदर 5 लाख के इनामी को आपने ढेर किया। आज भी कोई सरेंडर करके कह रहा था, इसने कहा आपके बंदूक छोड़कर राजनीति के माध्यम से कई नक्सल नेताओं ने मुख्य धारा में आने का ऐलान किया। मैं आज ही पढ़ रहा था, एक मिनट मैडम, माओवादी कमांडर देव जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उनको लग गया कि बंदूक से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, वो कह रहे हैं। एक मिनट मैडम सुनिए, थोड़ा समय दें मैडम। नहीं औरों को आज इस सदन में मैडम, नक्सल पर जीत किसी मंत्रालय की मेज पर नहीं लिखी गई, ये जीत लिखी गई है जंगल की मिट्टी में, जीत लिखी गई है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों अधिकारियों के खून से। और इसके आज में सरकार से बधाई नहीं, पहले हिसाब मांगना है। मैडम मैं 1 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूं, सबको आपने टाइम दिया, थोड़ा समय दे मैडम। आज मृतक तोड़ना चाहते सीएपीएफ के कैडर अधिकारियों ने नेतृत्व फाइल पर नहीं, आग की रेखा पर सिद्ध किया है। अब इस सदन को बर्बरता की याद देना चाहता हूँ, सुनकर केवल गुस्सा नहीं, घृणा पैदा होती है। 2013 के अंदर झारखंड का लातेहार एक सीआरपीएफ जवान शहीद हुआ, उसके बाद 1 मिनट समाप्त करना था, उसके बाद भी वो थके नहीं, वो युद्ध नहीं था, राक्षसी क्रूरता थी। एक शहीद सुरक्षा कर्मी के शरीर के भीतर विस्फोटक सामग्री आईडी भर दी गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये क्या चाहिए आपको? जब एक जवान की देर तक को मौत का जाल बना दे गया, तो उससे बड़ा बलिदान आप किसे ढूंढे? मेरा आग्रह है कि पैरामिलिट्री के जो जितने भी हमारे जवान लड़ रहे हैं, मैं मैडम 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मैं राजस्थान चाहता हूँ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी के जवान बॉर्डर पे रखवाली करते हैं, मिलिट्री के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर। आपने अग्निवीर के अंदर देश को झोंक दिया, पैरामिलिट्री को झोंकने जा रहे हो। मुझे लग रहा है नक्सलवाद तो खत्म हो जाएगा, कोई नया बेरोजगार से तंग आके नौजवान नया वाद खड़ा नहीं करते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चंद्रशेखर। धन्यवाद।